तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स और आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइमरी डेटा के कैसे सोर्सेज है, कैसे मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करते हो। लेकिन मैं ये बता दूंगा किस टॉपिक से एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं, किससे थोड़े से कम, किससे ज्यादा बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आपका जो 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स का है ना, उसमें सबसे लेंदी वेटेज इन्हीं का ही है। यहाँ पे एमसीक्यू प्लस उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सब एक मिक्स जम्बल्ड है। हाँ जी, आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तुम लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी और इतना तुम लोगों ने डिमांड रखी कि सर इकोनॉमिक्स के भी ले आओ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब अकाउंट्स के आ गए और बिजनेस के आ गए, तुमने मांगा, मैं आ गया भैया। चलो जी, तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स और आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर देखे जाएंगे। अच्छा, जब मैं ये टॉपिक बना रहा था तो मैंने सोचा कि आपको किस किस पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स बताऊं। तो यहां पे ना दो मेजर पार्ट आ गए, एक था एमसीक्यू वाला पार्ट और एक था मेरा न्यूमेरिकल या फिर लॉन्ग नंबर वाला पार्ट। ठीक है बेटा, तो यहां पे जब दो हिस्से बन जाते हैं स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो यहां पे मैंने कुछ बाइफरकेशन किए हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। कुछ टॉपिक्स यहां पे देखो आपको ज्यादा भी दिखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कई बार एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होते हैं, है ना। उसका बड़ा नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन वो एमसीक्यू मार्क में पूछा जा रहा है कई बार। काफी सारे सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अलग अलग स्कूल्स के मैंने देखा कि कई बार वो एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको कई सारे टॉपिक यहां पर दिए हैं, इनको ध्यान से एक बार जरूर नजर मार के जाना। चलो, सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब ध्यान से देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमाते हो वो इकोनॉमिक होती है, जो प्यार मोहब्बत से करते हो वो नॉन इकोनॉमिक होती है। ये कई बार 1 मार्कर में पूछी जाती है। ठीक है बेटा, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय आपके इकोनॉमिस्ट, जो आपकी वेल्थ की डेफिनेशन है, स्केर्सिटी की डेफिनेशन है, कई बार ये 1 मार्कर में पूछा जाता है कि भैया स्केर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी? लायनल रॉबिन्स भाई साहब ने दी, हाँ या ना। एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी? तो ऐसे करके कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कई बार आपको 3 मार्कर में पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करने को, बट वैसे चांसेस होते नहीं है, मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कई बार 3 मार्कर में पूछ लेते हैं। ठीक है बेटा, नहीं तो किसी बड़े क्वेश्चन का एक सब पार्ट होता है, इसलिए पूछ लिया जाता है। फिर आता है दूसरा टॉपिक अपना कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, ये एक अच्छा टॉपिक है, यहां से कई बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। और कई बार इसमें 4 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है। 4 मार्कर क्वेश्चन कैसा होगा? प्राइमरी डेटा के कैसे सोर्सेज है, कैसे मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करते हो। तो आपको बताना होगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, कहां से कलेक्ट होता है। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप जो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हो। ऐसे कई सारे अपन ने मेथड यहां पे पढ़े थे। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस याद करके जाना। ठीक है बेटा, सेंसस और सैंपलिंग मेथड क्या होता है? सेंसस जिससे हम लोग देश की पॉपुलेशन निकालते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन होती है, जनगणना होती है, हर 10 साल में होती है। सैंपलिंग मेथड मतलब किसी सैंपल को चूज कर लेना। इसके टाइप्स भी देख लेना एक बार सैंपल के, कि आपकी रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, एक बार इस पे नजर मार लेना। ठीक है बेटा, एमसीक्यू बेस में इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिकल एरर्स, मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स के क्या एरर होते हैं वो पूछना है, काफी अच्छा पॉइंट होता है 3 मार्कर के लिए। ठीक है, नहीं तो किसी 6 मार्कर का सब पॉइंट पूछा जा सकता है, कि होता है ना 6 मार्क वाले क्वेश्चन में ए बी सी पॉइंट्स होते हैं, तो सी वाला पॉइंट हो सकता है ये। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स में भी मैंने सोच के आपको टॉपिक दिया है। क्लियर बेटा? सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जनरली नहीं पूछे जाते, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड होते हैं, पर फिर भी आपको एक बार दिखाने के लिए मैंने रख दिया। एनएसएसओ, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ये क्या काम करता है, इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि अगर पढ़ोगे तभी बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। अब आप ये बोल रहे हो सर कि आप बहुत एमसीक्यू बोल रहे हो। बेटा, मैं स्कोर करवाने वाला हूं तुम्हें 80 में से 80, तो मैं एक भी एरिया नहीं छोड़ूंगा जहां से तुम्हारे नंबर कम हो जाए। तो अगर तुम्हारा 1 नंबर का भी एमसीक्यू यहां से बन सकता है ना, तो भी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें 80 में से 80 दिलवाने, 79 के बात करने नहीं आया हूं मैं यहां पे। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान से देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्टिव और उसके साथ रिक्विजिट्स क्या है, कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इस चैप्टर से मोस्टली इतना वेटेज नहीं आता है, बट फिर भी एक छोटा मोटा पार्ट देखा जा सकता है, इसमें वेटेज थोड़ा कम है। क्लियर है?
मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या मेथड्स है क्लासिफिकेशन की उसकी बात करना है, इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप कौन कौन से हैं, उसकी बात आपकी ओपन एंडेड सीरीज होती हैं आपके, उसके बाद अनइक्वल सीरीज है, तो उनको एक बार जरा देख लेना वो कैसे बनती है। वैसे तो आगे पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको पूछने की जगह वो पूछ लोगे तो दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस पे आपको एमसीक्यू पक्का पूछा जाएगा, है ना, मेजॉरिटी चांसेस है कि आपको एमसीक्यू के बारे में पूछा जाए, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एमसीक्यू बेस के लिए अब 3 मार्कर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास काफी सारा पार्ट है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में 3 तरह के प्रेजेंटेशन, 4 तरह के प्रेजेंटेशन है। एक है टेक्सचुअल, जिसमें आप टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हो। एक होता है टेबल्स के फॉर्म में, तो टेबल्स के टाइप देख लो। ठीक है, टेबल्स के टाइप देख लो और कितने पार्ट्स है टेबल के वो देखो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ डायग्राम, जैसे कि आपका बार ग्राफ, बार ग्राफ को एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है बेटा, और पाई चार्ट को भी देख के जाना, पाई डायग्राम को भी देख कर जाना है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कितने टाइप के ग्राफ्स हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, हिस्टोग्राम क्या होता है, इन सब चीजों को देखने जाना। लेस देन ओजीव, मोर देन ओजीव को भी देखकर जाना। ये कुछ चीजें आपको देखकर जानी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में भी और 3, 4, 6 मार्कर में भी। क्लियर? लेकिन अभी तक जो पिछले वाली स्लाइड थी ना, ये एमसीक्यू बेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बेटा, और थोड़ा बहुत हमारे 3, 4, 6 मार्कर के लिए भी। ये वाला जो पार्ट आता है ना, दूसरा वाला पार्ट आपका, अबे मूव हो जाओ बे, मूव हो जाओ, हाँ अभी हुआ मूव। चलो ये देखो, ये जो पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे आपका जो 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स का है ना, उसमें सबसे लेंदी वेटेज इन्हीं का ही है। 4 मार्क वाले, 6 मार्क वाले, 3 मार्क वाले क्वेश्चन मेजरली आपको इसी से मिलेंगे। स्पेशली 4 और 6 मार्क्स वाले तो आपको इसी वाले चैप्टर से मिलने वाले हैं। कौन सा? ये मीन, मीडियन मोड, आपका कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मीन कौन कौन से आपको पूछे जा सकते हैं? करेक्टेड मीन आपको निकालने को पूछा जा सकता है। कंबाइंड मीन, 2 मीन का कंबाइंड मीन अपन फॉर्मूला निकालते हैं ना, उससे आपको निकालना होगा। वेटेड एंड कंटिन्यूअस आपको इसको भी एक बार निकालना पड़ेगा। वेटेड और कंटिन्यूअस मीन भी निकालना आपको आना चाहिए। और प्रॉपर्टीज, अच्छा प्रॉपर्टीज ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एमसीक्यू के लिए प्रॉपर्टीज सबकी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इसकी, बट सबकी प्रॉपर्टीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो फिर आता है आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। मोड आपको कंटिन्यूअस सीरीज से आपको आ सकता है। मीडियन आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, लेस देन एंड मोर देन आपको ये पूछी जा सकती है। क्वार्टाइल डेविएशन भी पूछा जा सकता है। और प्रॉपर्टीज आपको मैंने बोला एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल आपको याद है ना कि आप मीडियन मतलब एक मिडिल पॉइंट होता है, 2 इक्वल हिस्से में बांटता है एक सीरीज को। क्वार्टाइल मतलब 4 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है बेटा, उसी प्रकार कोरिलेशन में अगर आप आओगे तो कार्ल पियर्सन मेथड आता है, शॉर्टकट मेथड और स्पीयर्समैन रैंक। इनको आपको एक बार देख लेना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन से तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसको छोड़ ही नहीं सकते आप। फिर आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में बड़े मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है कि इसके बिना पेपर बन जाए। इन दोनों चारों पॉइंट्स के बिना पेपर बन ही नहीं सकता स्टैटिस्टिक्स का। आपको फिशर नहीं तो पास्चे नहीं तो लेस्पियर्स, नहीं तो हो सकता है 2 तरीके के पास्चे और लेस्पियर दोनों निकालने को बोले आपको मेथड से। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और निकालने के पर्सपेक्टिव से तो कर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन बेस कुछ आएगा तो पास्चे, लेस्पियर और फिशर मेथड से आना चाहिए। ठीक है बेटा, इससे इनफैक्ट आएगा ही आएगा। ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास, जैसे हमने देखा कि पहला वाला स्लाइड जो था वो एमसीक्यू के लिए अच्छा था, दूसरा वाला न्यूमेरिकल और लंबे मोर वेटेज वाले क्वेश्चन के लिए था। यहां पे वेटेज ऐसा खास डिफाइंड नहीं है। यहां पे एमसीक्यू प्लस उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सब एक मिक्स जम्बल्ड है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं ये बता दूंगा किस टॉपिक से एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं, किससे थोड़े से कम, किससे ज्यादा बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर पीपीसी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उसका शिफ्ट।
शिफ्ट भी आपको पता होना चाहिए। पीपीसी क्या है भैया, प्रोडक्शन का क्या कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, क्लियर। फिर आता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, 3 मार्कर में पूछ सकते हैं। एक डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा बोलता है क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। दोनों में बस इतना सा फर्क है। फिर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए अच्छा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एमसीक्यू के लिए अच्छा है। लॉ ऑफ डीएमयू, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ डीएमयू और इसके जो रीजंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्लियर है। इसके एक्सेप्शंस भी कई बार पूछे जाते हैं। इनडिफरेंस कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। ये आप चाहे कितनी भी बार देख लो, ये इसके बिना, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग मार्क क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो पेपर नहीं बनेगा। बजट लाइन पे भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर या 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, 6 मार्कर लायक नहीं है। डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। और कौन से क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड पूछेंगे। इंफीरियर और नॉर्मल गुड पूछेंगे। इनफैक्ट जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है ना, वेबलिन गुड, गिवन गुड, इनको भी पूछते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड भी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड से ज्यादा इसके एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैंने एक्सेप्शंस नहीं लिखा, लेकिन आप याद रखना, क्लियर। फिर आता है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का शिफ्ट करना, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व या शिफ्ट कर जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालने को तो आएगा ही आएगा, ये निकाल के आपको रखना ही पड़ेगा, आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा, ये आना ही चाहिए। और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखो ना, आपने हाईली इलास्टिक सुना, हाईली इनइलास्टिक सुना, परफेक्टली इलास्टिक सुना, ये सब आपको 1 मार्कर के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। फिर आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में 2-3 पॉइंट्स हैं। इसमें मोस्टली जो पूछा जा रहा है ना आज के डेट में, वो है कि रिलेशन कैसा है टीपी, एमपी, एपी, एमपी का। ये ऐसे काफी सारी बात पूछे जाता है आपसे, ठीक है बेटा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू के लिए भी और बाकी सब रीजंस के लिए भी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी सो सा है, पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि हर स्कूल में पेपर का चॉइस अलग होता है, तो किसी ना किसी को तो देखने को मिलेगा पक्का ये, ठीक है बेटा। फिर आता है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। वेरिएबल फैक्टर्स जो कि चेंज हो सके, फिक्स फैक्टर जो कि चेंज नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। फिर आता है आपके पास कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये आपको पूछा ही जाएगा, कुछ भी कर लो, इसके बिना पेपर नहीं बनता। एसी एमसी के बीच में रिलेशन बताओ, एसी एवीसी एमसी के बीच में रिलेशन बता दो, एवीसी और एमसी के बीच में रिलेशन बता दो, मतलब कोई ना कोई रिलेशन पूछ ही रहा है, बिना उसके चलेगा ही नहीं काम। ये कहीं ना कहीं रिलेशन पूछ ही रहा है, तो आपको सारे रिलेशन याद करके जाने हैं, यही इसका टॉपिक। और ये कोई सा भी पूछ सकता है, ये इसकी मर्जी है। मोस्टली एसी एमसी या एसी एवीसी और एमसी के बीच में पूछता है रिलेशन, ठीक है बेटा, समझ आया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट एमआर और एमसी अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसी एमआर अप्रोच मैंने आपको सिखाया था कि 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है या ना, कि एमसी इज इक्वल्स टू एमआर और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी कम होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, ऐसा आपका नहीं, सॉरी, बढ़ जानी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ये 2 कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तभी जाके अपन क्या बोलते हैं, वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये आप याद रखना, मैंने 1 शॉट दिए हुए हैं। और भैया कोई भी प्रॉब्लम है प्रारंभ बैच के अंदर तुम आ सकते हो, फर्स्ट बैच लॉन्च हुआ है हमारा नेक्स्ट टॉपर्स का। तुम लोग इतनी ब्रीफली हर एक चीज को समझाऊंगा ना कि तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। इस बैच को जरूर एक बार देखना, 12th क्लास का प्रारंभ बैच इस लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर देखना, जाओ लॉग एनरोल करवाओ अपने आप को। और हम साल भर इतनी मेहनत करेंगे, जो तो भैया 2 महीने में हम लोग इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉमर्स चैनल बन चुके हैं, तो 1 साल में कितनी बड़ी बात कर देंगे यार। तुम बस साथ रहो हमारे। क्लियर। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, देखो, रिलेशनशिप ऑफ एआर एमआर, एआर और एमआर के बीच का रिलेशनशिप ऑफ एआर एमआर जब प्राइस गिर रही हो, ये कांस्टेंट और गिर रही हो तब की बात है। और टीआर और एमआर का रिलेशन ये भी आपको पूछा जा सकता है। मतलब रिलेशन बेस्ड टॉपिक्स यहां पे थोड़े ज्यादा आते हैं। सप्लाई में डिमांड जैसा ही है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा मैं चीजें नहीं बता रहा हूं। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई पूछा जा सकता है।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई कैसे चेंज हो रही है, किन वजह से अफेक्ट होती है, उनको बताया जा रहा है, और लॉ ऑफ सप्लाई, ये कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर? चलो अब आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन से भी इसके अंदर से कोई ना कोई टॉपिक का पार्ट आएगा, एमसीक्यू से आएगा इसका कुछ ना कुछ। देखो परफेक्ट कंपटीशन आपको पता होना चाहिए, उसके सारे फीचर्स पता होना चाहिए कि एंट्री एग्जिट कैसी है ना, फ्रीडम है कि नहीं इनके पास, ऐसे कई सारी तरह की, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हैं, ये कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में भी, या आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा कि भैया प्राइस सीलिंग बताओ क्या होता है। क्लियर? चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के चेंज होने पर हमारे मार्केट की जो प्राइस होती है, या आप बोलते हो मार्केट इक्विलिब्रियम है, वो कैसे चेंज होता है, किस वजह से चेंज होता है। तो उसका कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना, भले ही क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर उसका कंसेप्ट समझ गए ना, तो उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, आपका डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट भी उससे सॉल्व हो जाएंगे, और इनफैक्ट इसके तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। फिर आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, वही कि क्या डिटर्मिनेंट्स है मार्केट इक्विलिब्रियम के, इन सारे टॉपिक्स को खत्म करके आप पूरे 80 में से 80 अपने ला सकते हो। ठीक है बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम प्रारंभ बैच में आओ और तुम्हें हर एक चीज विस्तार से इतने शानदार तरीके से पढ़ाएंगे ना कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बोलोगे सर क्यों नहीं था नेक्स्ट टॉपर्स पहले कॉमर्स के अंदर। तुम लोग वन ऑफ द लकीएस्ट लोग हो कि तुम्हारे ही स्कूलिंग एरा के अंदर नेक्स्ट टॉपर्स ने कॉमर्स लॉन्च किया है और फर्स्ट बैच है। अगर तुम लोग इसको ज्वाइन करोगे, आई मार्क माय वर्ड्स कि तुम इसी रिजल्ट को देखोगे। नेक्स्ट टॉपर नाम है जो हमारा ना, उसके पीछे का रीजन ही है कि नेक्स्ट टॉपर क्यों रखा है हमने, क्योंकि हम टॉपर ही बनाते हैं, पढ़ाई करने का तरीका ही ऐसा है। और जब तुम लेजेंड से पढ़ चुके हो, दिगराज सर, शोभित सर, प्रशांत सर, उन्होंने हमें जब चूज किया है ना, तो सोच समझ के किया होगा। चलो गाइस, बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, खूब मेहनत करो। और अच्छा, प्रारंभ के बैच का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो और एनरोल करो फटाक से। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब लोग ढेर सारे मार्क्स लेके आओ और बताओ तुम्हारे नंबर्स कैसे आए। थैंक यू सो मच एवरीवन।